अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले हम बात करें जो शहबाज शरीफ साहब का एक इशाया था और उसके बाद उन्होंने एक मज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन फिर जो सख्त बयानिया मरीम साहिबा का सामने आया और उसके बाद से पीपल्स पार्टी के बयानात भी आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब भी गो के ये ख्वाहिश रखते हैं कि पीपल्स पार्टी दोबारा शामिल हो जाए, NP शामिल हो जाए, लेकिन उनका झुकाव नून लीग की तरफ है। और फिर जो ज़ुबान या कह लीजिए जो सख्त रवैया शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से इस्तेमाल किया गया, उसकी पुरजोर मजम्मत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से की गई है। और कमर ज़मान कायरा साहब का ये कहना है कि वो इस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हैं या इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे वो बादशाह सलामत हों और हमने उनके आगे पेश होकर अपनी सफाइयाँ देनी है। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ लोग कल मुख्तलिफ TV चैनल्स पर करते हमें दिखाई दिए। और बज़ाहिर ये कहा जाए कि अब PDM दोबारा से जुड़ पाएगी या कोई और इत्तेहाद बन पाएगा जिसमें बग़ैर डिफरेंसेस के पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें साथ होंगी, ये बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन साथ साथ एक सवाल ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब की क्या अप्रोच है और मरीम साहिबा क्या कोई अलग से अप्रोच रखती हैं। और फिर एक जो शुबा या एक जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, वो दो बातें की जाती हैं कि लंदन चैप्टर की अप्रोच कुछ और है, यानी कि वो नवाज शरीफ साहब की तरफ इशारा करते हैं, और यहाँ पर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी अप्रोच कुछ और है। अब उसमें बहुत सारे नून लीग के लोग हैं जो कि यकीनन मरीम साहिबा को बैक कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के बयानिए को बैक कर रहे हैं, और ऐसे में शहबाज शरीफ साहब का जो मफाहमती रवैया है या सबको साथ लेकर चलने की कोशिश है वो बज़ाहिर उस तरह से हमें नज़र नहीं आ रही। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम इस मामले पर बात करें। इसके साथ साथ एक और जो खबर है, अहम खबर है, वो हुकूमत जहाँ पर इमरान खान साहब ट्विटर के ज़रिए 10 साल की कारकर्दगी जो रही माजी की हुकूमतों की, नून लीग की, और उससे अपने 3 साल की कारकर्दगी का मुआवजना करते हुए बेहतरीन कारकर्दगी बता रहे हैं। किस तरह से रिकवरीज़ बेहतर अंदाज में हुई, बाकी मामलात किस तरह से बेहतर अंदाज में हुए, ये तो इमरान खान साहब ट्विटर पे बता रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों का मौक़िफ़ है। इसके हट के बहुत सारे अदाद व शुमार हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पर बहुत से सवालात उठाते हैं और जिनसे शायद बहुत सारे लोग मुतमईन नहीं हैं और समझते हैं कि माजी के मुकाबले में तमाम तर चीज़ें ख़राबी की तरफ गई हैं। जो अदाद व शुमार हैं खान साहब के, वो बहरहाल कुछ और बता रहे हैं। तो मैं चाहूँगा इस पर भी ज़रा हम थोड़ी सी परफॉर्मेंस पर बात करें। और एक और जो अहम मामला है वो ये कि अभी तो हम ख्याल ग्रुप जहांगीर तरीन साहब वाला था, अब कल एक और इशाया हो गया जिसमें एक और हम ख्याल ग्रुप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सामने आ गया है। इनको तरक्याती फ़ंड्स का मसला है, गिला शिकवा है, और ये यकीनन ऐन उस वक्त सामने आ रहे हैं जब बजट बिल्कुल करीब है, बजट पेश करना है, ऑपोजिशन अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। और ऐसे में अब तक हम सोच रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप जो एतदाल पसंद है उसको शायद मनाना हुकूमत के लिए फिर टास्क होगा, लेकिन अब ये मज़ीद बहुत सारे MNAs सामने आ गए हैं जो अपने आप को हम ख्याल भी बता रहे हैं, और ये भी एक अपने दही एक अलहदा से ग्रुप है। ऐसे में जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट परफॉर्मेंस के दावे कर रही हो, बेहतरी के दावे कर रही हो, वहीं पर अपने अंदर से इतनी टूट फूट का शिकार होना यह यकीनन एक सवालिया निशान है। और मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में मैं ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार शिराजी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज़। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर मलिक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इमरान याकूब साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। शिराजी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। अब कैसे देखते हैं मरीम नवाज़ साहिबा का जो मज़ाहमती बयानिया है, और फिर PDM पहले ही दूर है लेकिन हर बयान के बाद मज़ीद दूर होती चली जाती है, और जो शिकायतें शिकवे हैं वो मज़ीद बढ़ते जाते हैं। जिस तरह से खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि दरख्वास्त नहीं दी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसके बाद से सख्त बयान पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आए। तो ये अगर क्या कहा जा सकता है कि मरीम साहिबा इज़ अ स्पॉइलर बेसिकली और नहीं है पॉलिटिक्स में, और वो उस तरह से साथ नहीं चल पा रही सबको लेकर, या ये नवाज शरीफ साहब का सर बयानिया जो बैक एंड से वो दे रहे हैं उसी को लेकर मरीम साहिबा चल रही? देखिए अरसलान, एक तो ये कि सियासत जो है वो मुमकिनात का नाम है और इसके अंदर पॉसिबिलिटीज को तलाश करना पड़ता है। अगर आप एक पहले से तयशुदा एक जहन के साथ आगे चलते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप उन पॉसिबिलिटीज को खोज पाएं और अपने फेवर में उनको इस्तेमाल करें। तो मेरे ख्याल में जब से PDM का फोरम वजूद में आया है उसके बाद हमने देखा है कि इस फोरम को 2 शख्सियात बिलखसूस और 3 शख्सियात बिलअमूम डोमिनेट करने की कोशिश कर रही हैं। गोया कि लंदन में बैठे मियाँ नवाज शरीफ साहब और फिर उनकी साहबजादी मरीम नवाज साहिबा और उनके साथ उनके हम ख्याल हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उनका ख्याल है कि इस इत्तेहाद की, इस सियासी तहरीक की टोन कैसे सेट करनी, इसका बयानिया क्या होना चाहिए,
गोया कि ये इन लोगों ने तय करना है और बाकी लोगों की सिर्फ जिम्मेदारी है कि उसको वो फॉलो करें और उनके साथ खड़े हो जाएं। तो मेरे ख्याल में जब आप इस तरह के सियासी जहन के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि फिर जो 9 ज़ायदा जमातें हों जिनको जुमा 8 दिन हों सियासत में आए हुए, तो वो तो शायद ब्लाइंडली आपको फॉलो करें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी जैसी पुरानी जमातें जिन्होंने आमरीत के बदतरीन दौर देखे हैं, जिन्होंने इस तरह के बयानियों को खुद अपना के देखा है, अगर आप उनसे कहें कि हम घर से कुछ फैसले करके आएं और उन फैसलों के साथ आप भी खड़े हो जाएं, तो फिर बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाती है। और यही सूरत हाल इस वक्त दरपेश है PDM के इस फोरम को। देखा जाए तो एक अच्छा इत्तेहाद बना था जिसके नतीजे में हुकूमती कैंपों में बड़ी परेशानी देखने को मिली थी और लग रहा था कि अब वो विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट भी कहीं दूर होता नजर आ रहा है और वो अपोजिशन पे बैठी जमातों को एंगेज करने के ऊपर भी कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि इस इत्तेहाद के अंदर एक दरार पड़ी और वजह यही थी कि मियां नवाज भी, मरियम नवाज साहब और मौलाना साहब अपने बयानी से पीछे हटने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थे। और जैसे मैंने पहले कहा कि पीपल्स पार्टी तो इस बयानी का पहले मजा चख चुकी है। आपको इस बात का इल्म है कि तारीख गवाह है कि पीपल्स पार्टी एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात तस्वर होती थी, उसके नतीजे में उनको क्या नुकसान हुए, उन्होंने क्या फायदा उठाया, क्या उनको नुकसान हुए, एक तारीख का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल में जब इस फोरम का हिस्सा होते हैं तो सबको सुनना चाहिए और इत्तेफाक राय से फैसले करने चाहिए। इत्तेफाक राय से करेंगे तो बेशक आप अल्टीमेट गोल अचीव ना कर पाए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर अचीव कर पाते हैं। लेकिन जिस रविश के साथ ये चल रहा है उसके अंदर बड़ी जमात नून लीग जिस तरह का रवैया अपना रही है, मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी और NP के बगैर ये फोरम इफेक्टिव होगा और नून लीग वो मकासद हासिल कर पाएगी जो उन्होंने एक तयन कर रखा है जिनका। राइटली सेट। ताहिर मलिक साहब की जाने बढ़ूंगा। मलिक साहब, आप कैसे इस इक्वेशन को देखते हैं और ये क्या डेलिब्रेट है कि आप अपना सख्त रवैया रखें, ये नासमझी है कि आपने सख्त रवैया रखा हुआ है और आप सख्त बयान दे रहे हैं, या ये वो कह लीजिए कि ये इस बात का दुख है कि जो हाथ पीपल्स पार्टी ने किया इसकी वजह से अब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे और नून लीग बिल्कुल नरम रवैया नहीं रखना चाहती? देखिए, एक तो जो दबाव था जो PDM का बनना और उसके बाद उसके जो पहले जलसे गुजरांवाला में, कराची में, कोयटा में, वो एक वहाँ हमें मज़ामत की टोन नज़र आई और जिस तरीके से PDM की लीडरशिप ने प्रेजेंट रजीम को एड्रेस किया उसमें भी एक मज़ामत थी। लेकिन फिर जब ये एक इंतहाई मौक़िफ़ है कि आप इस्तीफ़ा दें और सिस्टम के अगेंस्ट चले जाएं, तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने अपनी राहें जुदा की और इन अपोजिशन जमातों का ख्याल था कि क्योंकि सिंध हुकूमत में, पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में है, लिहाजा वो सिस्टम से बाहर नहीं जाना चाहती। और फिर ये भी PDM की जानिब से कहा गया कि हम अकेले पीपल्स पार्टी के अलावा भी तहरीक चलाने की सलाहियत रखते हैं। और ना तो उसके बाद फिर अब कई माह गुजर चुके हैं, ना नून लीग ने, ना मौलाना फजलुर रहमान की जमात के अरकान ने इस्तीफ़े दिए, ना ही कोई तहरीक चलाई। इस हद तक कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गज़ा में जो पूरी दुनिया में सिडनी से लेके और अफ्रीका और मिडल ईस्ट और यूरोप में जो लाखों लोगों ने बाहर आके एहतजाज किया, वो मौलाना फजलुर रहमान या नून लीग या इन जमातों की तरफ से कोई मौसर जवाब एहतजाज भी नहीं था। तो एक तो उसके दौरान जो बाय इलेक्शंस हुए हैं उसमें इस्तीफ़ा देना तो दरकिनार, उसमें जो PMLN ने सीटें जिनमें कॉन्टेस्ट किया उसमें उन्होंने वो सीटें दोबारा विन की और पीपल्स पार्टी ने भी वो सीटें जो सिंध में खाली हुई, कराची और इंटीरियर में, वो दोबारा विन की। तो मेरे ख्याल से एक कंजरोट बनाना चाहिए कि सिस्टम में रह के जदोजहद करनी है, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना है या सिस्टम से बाहर जाना है। और अगर आप सिस्टम से बाहर जाएंगे फिर कोई गारंटी नहीं है कि जमहूरियत को दोबारा पटरी पे जा सके। और सिस्टम से बाहर जाने का मतलब पाकिस्तान की सियासी तारीख अगर आप देखें तो उसका फ़ायदा गैर जमहूरी कुव्वतों को भी हुआ है। अब एक कॉन्सेप्ट तो हमें नहीं नजर आ रहा और हुकूमत की जहाँ डिलीवरी वीक है, गवर्नेंस के इशूज़ हैं, वहाँ अपोजिशन की भी उन्हें बड़ी सपोर्ट है। और ये देखिए कि इस वक्त चीनी का एक क्राइसिस है, शुगर माफिया है, इसके ऊपर गवर्नमेंट की एक पोजीशन तो हमें नज़र आती है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की क्या पोजीशन है मेरे इल्म में नहीं, पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है, मौलाना फजलुर रहमान की क्या पोजीशन है, कोई इल्म में नहीं। क्या आप लोग जहांगीर तरीन के साथ हैं या जो गवर्नमेंट शुगर इंडस्ट्री के साथ कर रही है, ठीक कर रही है, गलत कर रही है? बहुत सारी जगह पे हमें अपोजिशन की
पोजीशंस नहीं नज़र आती। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का अंदाज़े सियासत देखें तो वो रास्ता निकालना चाहते हैं, जबकि उन्हें अपनी पार्टी में मज़ामत का सामना है। जिस तरह भी आपने कहा अपने इब्तदाइये में लंदन चैप्टर का आपने कहा, तो मियाँ शहबाज शरीफ लंदन जाना चाहते थे, वो ना जा सके किसी वजह से। तो फिर ईद पे हमने देखा कि वो वालिदैन की कब्रों पे भी गए हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की है गज़ा में फ़लस्तीनियों पे। पर अगर वो लंदन चले जाते तो इन दोनों चीज़ों से महरूम हो जाते। तो अपोजिशन ना अपोजिशन कर रही है और हुकूमत ना हुकूमत कर रही है, तो मुल्क जो है वो ऑटो मोड पे इसी तरह ही चल रहा है। इसमें मुझे 1950 की दहाई में इस तरह मुल्क चलता रहा है, जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद जब थे वो लकवा का शिकार थे और नींद बेहोशी भी रहती थी, लेकिन मुल्क चलता रहता था नीचे वज़राए आज़म। तो 50s के बाद अब 2021 में भी कोई ऐसी सूरत हाल दिखाई देती। राइटली सर, इमरान याकूब साहब की जानिब में बढ़ूंगा। आप देखें पोल्ट्री माफिया है, जो अशियाए ज़रूरी है वो आम आदमी क्या मिडिल क्लास की भी पहुंच से दूर हो गई थी, लेकिन ना हुकूमत का उस पर कोई फोकस है, ना अपोजिशन उसके ऊपर गवर्नमेंट पे दबाव डाल रही है। ठीक, इमरान याकूब साहब की जानिब में बढ़ूंगा। इमरान याकूब साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त जो ये सारी की सारी सूरत हाल है, और क्या किरदार आगे आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब का रहेगा, या ये दो अलग-अलग किरदार हैं? जो अपोजिशन का इकट्ठे होना है पार्लियामान से बाहर, उसको मरियम साहिबा ने चलाना है, और उन्होंने अपोजिशन लीडर के तौर पर अपोजिशन की जमातों को साथ चलाना है, क्या यही किरदार रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दो तीन चीजें बड़ी अहम है जो आपका सवाल है इसके जवाब में। पहली बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब का रोल क्या है, दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ आपस में किस तरह से चलेंगे, और तीसरी और सबसे अहम बात कि शहबाज शरीफ अब किस तरह से बतौर एक अपोजिशन लीडर के काम करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे कि मियाँ शहबाज शरीफ जो इस वक्त है वो एक स्टेट्समैन का रोल अदा कर रहे हैं, और वो जो इमरान खान साहब का ये बयानिया था कि मेरा मुतबादिल कोई नहीं, उसको तोड़ने में लगे हैं। उन्होंने जब से ये रिहाई के बाद जमानत पे वो आए हैं, उसके बाद से उनका रवैया ये है कि वो ये शो कर रहे हैं कि इमरान खान साहब आपका मुतबादिल ही नहीं, मैं आपसे अच्छा मुतबादिल साबित हो सकता हूँ। और ताकतवर हलकों को भी वो यही बावर करवा रहे हैं कि मैं ही वो शख्स हूँ जो अफामो तफहीम से ना सिर्फ ये कि तमाम जमातों को साथ रखने की अहलियत रखता हूँ, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मेरे दरीना और अच्छे ताल्लुकात हैं। और सबसे बढ़ के ये कि उनके पास एक प्लस पॉइंट है जिसकी बिना पे मुस्लिम लीग नून हमेशा वोट भी लेती है, और वो है शहबाज स्पीड का। उन्होंने जिस तरह से पंजाब में तरक्याती काम किए हैं और जिस तरह से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, तो उनके लिए ये प्लस पॉइंट है। अब आ जाते हैं सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब का क्या रोल होगा। देखें, पीडीएम कभी भी सियासी इंतहाबी इत्तेहाद नहीं था, वो शुरू से एक सियासी इत्तेहाद है। इंतहाबात इन दोनों जमातों ने या इन तमाम जमातों ने जो पीडीएम में शामिल हैं एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ने हैं। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कभी भी इंतहाब में इकट्ठे नहीं जा सकते, इन्होंने एक दूसरे के मुकाबले ही आना है। इसलिए ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पीडीएम कल को इंतहाबी इत्तेहाद की शक्ल कर ले। रह गया सवाल सियासी इत्तेहाद का, तो अपोजिशन जमातें जिस दिन मियाँ शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर हलफ उठाया था, उन्होंने, अगर आप उनकी पहली तकरीर याद कर लें, तो उन्होंने उस तकरीर में भी कहा था कि अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी, उन्होंने वजीर आजम इमरान खान साहब को ये दावत दी थी कि आए मिसाक जमहूरियत की तर्ज पे मिसाक मईशत करते हैं और मुल्क की जो खराब मईशत है उसको माली पोजीशन को बेहतर करने में कोशिश करते हैं। लेकिन उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्योंकि लूटी हुई दौलत वापस लाने के खुमार में थे, उस वक्त उनका ख्याल था कि शायद 2000 अरब बाहर से भी आ जाएगा, 200 एक्सपर्ट की टीम भी है और मामला सारे ठीक हो जाएंगे। लेकिन अमलन ऐसा कुछ हो नहीं सका। इसलिए वो हल्के जो इमरान खान साहब से खुश थे और मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ से नाला थे, अब वो भी किसी हद तक न्यूट्रल हो चुके हैं। इसलिए मियाँ शहबाज, अगर मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि इसी तरह से अपने मामलात करते रहे तो मुस्तकबिल में सियासत में आप उनका रोल मजीद बढ़ता हुआ देखेंगे। मरियम साहिबा का रोल कहाँ जाएगा इमरान भाई? देखिए, मरियम नवाज साहिबा जो है, एक बड़ी सीधी सी बात है, मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि अगर मुल्क में वजीर आज़म इमरान खान साहब हों या मुल्क में बिलावल भुट्टो जरदारी की वजारत उज़्मा हो, तो मियाँ नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज को उसमें ज्यादा रिलीफ मिल सकता है कि मुल्क में अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत हो तो उन्हें फिर ज्यादा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन सवाल यह ना आया, वो चाहेंगे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत
या वो तो अपनी हुकूमत चाहेंगे, नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत चाहते रहे, अब अपनी साहबजादी की चाहे। इसलिए ये गुड कॉप बैड कॉप वाली गेम है, आप फिक्र ना करें, अभी कुछ नहीं हो रहा। राइटली सेट। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा। ब्रेक से वापस आकर जो इमरान खान साहब के ट्वीट के जरिए दावे 31 माह के दौरान महकमा इंसदाद बदउनवानी पंजाब ने बदउनवान अनासर से 220 अरब रुपए वापस निकलवाए, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इक़्तिदार के 10 बरसों के 2.6 अरब रुपए के बरक्स हमारे दौर में 192 अरब रुपए की सरकारी अराजी वागुजार कराई गई। ये वो परफॉर्मेंसेज हैं जो वो बता रहे हैं। मैं चाहूँगा ज़रा परफॉर्मेंस पर हम थोड़ी सी बात करें। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मैं इफ्तिखार शाजी साहब आपकी जानिब बढ़ूंगा। ये आदाद शुमार आपने भी देखे होंगे, ज़मीन वागुजार कराना ये तो बड़ा एक पूरी मुहिम चलती रही, बड़ी बड़ी अहम अराजी थी जो वागुजार कराई, कब्ज़े की इन्होंने। रिकवरी का हुजम 26 अरब रुपए हो चुका है। उसके साथ साथ ये दीगर मामलात कैसे देखते हैं आप खान साहब की इस ट्वीट को और इन कारकर्दगी को जो खान साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आवाम के लिए कितनी काबिल इत्मीनान है? देखिए असलान, दुनिया की 5वां छठा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और उस मुल्क के अंदर अगर आप इस तरह की परफॉर्मेंस को कहेंगे कि बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है, तो मैं नहीं समझता कि पब्लिक के हवाले से इसे हम शानदार कह सकते हैं। अगर इस मुल्क के अंदर बहुत सारी रॉन्ग डूइंग्स हुई जिनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो इंडिकेटर्स हैं ये तो बड़े इनविजिबल हैं, गोया कि ये तो नजर ही नहीं आते ना। आप आवाम आदमी से पूछें तो आम आदमी को तो इतना पता है कि जब से इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए हैं तब से लेके अब तक बिजली की कीमतों में 6 बार इजाफा हो चुका है। लोगों को इस बात का इल्म है कि जो गैस के बिजली बिल हैं वो कई गुना बढ़ चुके हैं। लोगों को इस बात का इल्म है कि जो आटा 35 रुपए पर किलो मिलता था वो 72-75 रुपए फी किलो मिल रहा है। लोगों को इस बात का इल्म है कि जो चीनी 58 रुपए किलो बिकती थी अब वो 110 रुपए किलो बिकती है। तो मेरा ख्याल में अगरचे खान साहब की नीयत से हम पहले भी कहते हैं कि शक नहीं करते, वो इस मुल्क को ठीक करना चाहते हैं, और शायद उनके हवाले से हम ये कहें कि वो ठीक कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो अब सरप्लस में चला गया है। इस मुल्क के अंदर शायद लीकेजेस जो हो रही थी वो कम हो गई हैं, लेकिन पब्लिक एंड के ऊपर जो उनको डिलीवर करना था, जो उन्होंने वोट दी थी आम आदमी को, उसकी तो उन्होंने लोगों को मायूस किया। लोग उनसे खुश नहीं है। इकोनॉमिक इंडिकेटर नजर आ भी रहे हैं, तो इनका भी जो इम्पैक्ट है वो कहीं आगे चल के आएगा। फिल वक्त तो इस वक्त लोग मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं, उनकी जिंदगियां पहले से ज्यादा मुश्किल हालात का शिकार हो चुकी हैं। आपको भी इल्म है, मुझे भी इल्म है कि गुर्बत की लकीर से लोग ज्यादा नीचे चले गए हैं। पहले जो तादाद थी उससे कहीं तादाद बढ़ गई है। तो मेरा ख्याल में उनकी एफर्ट्स अपनी जगह पे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है वो ग्राउंड रियलिटीज ये बता रही है कि उनकी परफॉर्मेंस को ज्यादा बेहतर नहीं है। हाँ, नैब ने कुछ रिकवरीज कर ली है, लेकिन अगर हम ये कहें कि वो जो पर्सनल डेट है बिजली का 400 अरब हम उसको 250 अरब पे ले, हम ये कह सकते हैं कि आपने खसारे में जरूर कमी की है, लेकिन मसला अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है। या कुछ जो कर्जों के अदाद शुमार हमारे सामने आए हैं, गोया के क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक जितने कर्जे कहते लिए गए उतने ही पिछले 3.25 बरस के अंदर ले लिए गए। तो फिर खान साहब तो उनका बयानिया तो यही था कि पहले लोगों ने इस मुल्क के कर्जे का बोझ चढ़ा दिया, इस मुल्क में पैदा होने वाला हर बच्चा भी मकरूज है, तो खुद उन्होंने उसी पैटर्न को अपनाया। खान साहब कहा करते थे कि वो IMF के पास नहीं जाएंगे, उससे बेहतर है वो खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि वो IMF प्रोग्राम में गए। उस प्रोग्राम के नतीजे में उन्होंने बहुत एक ऐसे गैर मकबूल फैसले लिए जिसके नतीजे में सारा का सारा जो बोझ है वो आम आदमी की तरफ शिफ्ट हुआ। तो मैं समझता हूँ कि रिकवरी या वो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें बेचने से लेके अब तक
ये बड़े छोटे छोटे इकदाम हैं, इससे बढ़ के हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं शराज साहब जो चीज़ जानना चाहूँगा वो ये है कि क्या इदराक है गवर्नमेंट को, खान साहब को खुद इन तमाम तर चीज़ों का? क्योंकि जब इस तरह की ट्वीट्स आती हैं तो बज़ाहिर हमें ये तासुर मिलता है कि नहीं, वो समझ रहे हैं हम सही सिमत में जा रहे हैं, बेहतरी हो रही है, ये देखें पंजाब के ये स्टैट्स हैं और बाकी भी चीज़ें बेहतर हैं, ये वो वाकई ये समझते हैं या उनको अंदाज़ा है कि नहीं जो हालत 3 साल पहले थी उसको बहुत हम नीचे ले गए हुए हैं, एक आम आदमी के लिए सफरिंग्स बहुत ज़्यादा है? मेरा ख्याल है ये तो खुद फरेबी का शिकार आदमी हो सकता है, उसके अलावा तो मैं असला नहीं कह सकता कि उनको इस बात, यकीनन अगर उनका इदराक होता तो मैं नहीं समझता कि फिर इकदाम अदरवाइज होते। इदराक होने इस बात का तकाजा करते हैं कि जो आपके इकदाम हैं वो भी अकॉर्डिंगली होने चाहिए। कहाँ चीजें ठीक हुई हैं, कुछ चीजें भी ठीक नहीं हुई। आप अगर बैठ के टीवी प्रोग्राम पे खिताब में हमें ये कहें कि माफिया इकट्ठे हो गए हैं, हमें माफिया का मुकाबला करना है, कितना वक्त आपको चाहिए? वो कौन से माफियाज हैं, वो कब एक्सपोज होंगे? आप तो जो भी स्कैंडल लेके आते हैं उसके बाद सारी कहानी चीजों को एक्सपोज करने के तक आके रुक जाती है, उसके बाद ना तो कोई मुजरिम पकड़े जाते हैं, ना किसी को सजा मिलती है और ना वो इश्यू एड्रेस होता है। तो फिर तो लोग यही समझेंगे ना कि आपको इदराक या तो नहीं है या फिर खुद फरेबी का शिकार है। मतलब है कि आपको कितना वक्त चाहिए? इस मुल्क के अंदर आपको पता है कि पार्लिमानी डेमोक्रेसी के अंदर 5 साल का वक्त होता है और आपके बारे में तो लोगों का ख्याल ये था कि आप एक बड़े बेहतरीन होमवर्क के साथ बैठे हैं, आप एक जबरदस्त किस्म के आपके पास प्लान है, जब आप आएंगे तो आपको कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने पड़ेंगे, आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन इस वक्त तो हमें लग रहा है कि आप अभी तक चीजों को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि डायरेक्शन आपने क्या लेनी है और आपने कहाँ से शुरुआत करनी है। तो मुझे तो लगता है कि इस वक्त खुद खान साहब एक खुद फरेबी का शिकार है। जब तक उससे बाहर नहीं आएंगे तब तक उनको ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं चलेगा। अगर इस शहर का चीफ कमिश्नर या इस चंद एक उनको मुशीर किसी एक एतवार बाजार का दौरा करवा देते हैं या किसी एक लंगर खाने में ले जाते हैं जहाँ पे लोग कुछ खाना खा रहे हैं, जहाँ या कहीं बड़े अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं और वो समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर सब कुछ ठीक हो गया, तो मेरे भाई ऐसा हरगिज नहीं है। इस मुल्क के अंदर चीजें खराब हो चुकी हैं और करप्शन के इंडिकेटर्स भी अरसलान आपको बता दूं, मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर करप्शन के लेवल बढ़ गए हैं बजाय खत्म होने के। जो खान साहब का प्राइम स्लोगन था कि उन्होंने इस मुल्क को करप्शन फ्री करना है, सूरत हाल ये है कि इस मुल्क के अंदर आपका चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का एक आम आदमी का फेस बदल के जाता है और एक क्लर्क को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करते। तो पेशावर के अंदर जब सूरत हाल ये हो तो मैं फिर कैसे तस्वर कर लूं कि इस मुल्क के दूर अफ्ताद इलाकों में सब सिस्टम ठीक होगा और चीजें आप बेहतर अंदाज से चल रही हैं और आम आदमी के मसाइल हल हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि खुद फरेबी से नहीं निकलेंगे तो यकीनी खुद फरेबी बुनियादी तौर पर एक चीज़ है जो आप समझते हैं कि मौजूद है, इससे निकलना होगा। ताहिर मलिक साहब से जानना चाहूँगा, मलिक साहब ये खुद फरेबी है, ये हकायक से मुंह मोड़ लेना है, ये आवाम से टेलीफोनिक कॉल्स लेके ये बताना कि आवाम का दर्द है या इस्लामाबाद के किसी सेक्टर में जाकर ये बताना कि सब अच्छा है, ये क्या चीज़ें क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है? समझ नहीं है, समझना नहीं चाहते, हकायक से मुंह फेर रहे हैं, या पता है कि मामलात ख़राब हैं तो ये आई वॉश के लिए ये तमाम तर चीज़ें करते हैं ताकि एक बेहतर तासुर जाए? हाउ डू यू सी इट सर? मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब अपनी परसेप्शन के जो तासर आवाम में है उसके बारे में इंतहाई एहसास हैं, लेकिन उनके सामने जो मॉडल है वो किसी डेमोक्रेट रूलर का नहीं है। वो शायद ये इस तरह की जो हरकतें हैं, वो जनरल ज़ियाउल साइकिल पे सवार हो जाना और राह चलते अवाम में घुल मिल जाना, टेलीफोन, तो ये ड्रामे हमने जो माजी में ये देखे, क्योंकि उनके पास और कोई फोरम नहीं होता। तो जो जमहूरी रहनुमा है, पार्लियामेंट से बढ़ के कोई बड़ा फोरम और सुप्रीम फोरम नहीं है। कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आपने देनी है, कोई स्पीच देनी है, तो आप किसी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में या बनी गाला के बजाय पार्लियामेंट तशरीफ़ लाएं। नवाज शरीफ साहब ने भी यही गलती की कि पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दी। अब उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी कि मैं पार्लियामेंट में जाऊं, अटेंड करूं। और इमरान खान साहब जब आए थे तो उनका ये इस्तदलाल था कि क्योंकि माजी की पार्लियामेंट में चोर और डाकू हैं, मैं उसमें नहीं जाता, तो अब इस पार्लियामेंट में जाऊंगा और हर माह 1 हफ़्ता क्वेश्चन आंसर जो सेशन होगा और वज़रा की कारकर्दगी जांचूंगा। तो वो हफ़्ता उन्हें दस्तयाब नहीं हो सका। एक्सरसाइज वो रोज़ाना करते हैं लेकिन पार्लियामेंट जाने का टाइम नहीं। इसी तरह शहबाज शरीफ या अपोजिशन के जो लोग हैं उनके भी पार्लियामेंट अटेंडेंस का रिकॉर्ड बड़ा थिन है। तो पार्लियामेंट को सियासी जमातें इस तरह भी कमज़ोर करती हैं कि उसको अहमियत ना दे के
अब ये जो सेशन हुआ है, इंतहाई अहम सेशन था गजा का सूरत हाल पे, उसमें इमरान खान साहब की जो गैर हाजिरी है उसका क्या माने, जब वहाँ अपोजिशन जमातें भी हैं, सारे हैं, पूरी कौम उस कारकर्दगी को देख रहे। माजी में हमने ये भी देखा कि वो कश्मीर पे जो सेशन हुआ है उसमें आर्मी चीफ तक तशरीफ लाए हैं और उससे इजलास से पहले उन्होंने ब्रीफिंग दी, अटेंड की। तो ये जो डिसरिगार्ड है, ये एक पॉपुलिस्ट रिजीम जो दुनिया में है और उनकी तरफ एक ये कॉमन फिनोमेना है। तो इस सबसे बेहतर फोरम तो ये है कि वो अवाम की नब्ज़ जो है पार्लियामेंट को दोबारा उस फोकस में लाएं। जहाँ तक उनकी माशी कारकर्दगी का सवाल है, एक चीज़ अच्छी है कि वो माफियाज़ को एक्सपोज कर रहे हैं और जो रिपोर्ट हैं आज तक जो पीपल्स पार्टी, नून लीग, इवन जनरल मुशर्रफ के वक्त नैब ने शुगर इंक्वायरी की थी जो उन्होंने रिलीज़ नहीं की। इमरान खान साहब को ये क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने माफिया ऑयल के तेल माफिया की इंक्वायरी रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक की, शुगर माफिया की। अब जो एक लैंड माफिया है उसके ऊपर रिंग रोड का एक स्कैंडल किया, लेकिन इसके बाद जो रेगुलेटरी इदारे हैं उनका एहतसाब होना चाहिए और जहाँ कवानीन में सकम है वो दूर होने चाहिए। इसमें अभी तक वो कोई मानी खेज पेशरफ नहीं हो सकी। मसलन हाउसिंग सेक्टर में जो अथॉरिटीज़ हैं, RDA है, CDA, LDA, ये करप्शन के गढ़ बन चुके हैं। ये बड़े बड़े लैंड माफियाज इसके जो सरबराह खुद लगवाते हैं, बाय लॉज तब्दील कराते हैं और रियासत उनके सामने बेबस दिखाई देती है। तो असल ये होगा, इन्हें बेनकाब तो इन्होंने खूब किया है, लेकिन इनको रेगुलेटरी बॉडीज़ को जहाँ जहाँ लेकुनाज हैं वो दूर होने चाहिए। पॉइंट आ गया सर। एक ब्रेक की जाने पड़ूंगा। ब्रेक से वापस आकर दोनों मेहमानों से एक राय हम ख्याल एक और ग्रुप है, कितने ग्रुप मजीद बनेंगे और कितना प्रेशर ये डालेंगे, मैं चाहूँगा ज़रा इन पर भी हम बात करें, कोई कॉमेंट लें, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। शिराज साहब, आपसे जानना चाहूँगा, अभी तक तो जहांगीर तरीन साहब का हम ख्याल ग्रुप काफ़ी था कि अब एक और हम ख्याल ग्रुप भी सर उठा रहा है और ये भी बड़ी तादाद में MNAs हैं। ये क्या जिस तरह से मुख्तलिफ जमातें मिल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी थी, अब ये वही चीज़ें हैं, कहीं से आज़ाद अरकान आ गए, कहीं से और पार्टियों के आ गए। अब आज ये चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं कि नहीं, इनकी वफादारियाँ ना मंशूर से थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ना इमरान खान साहब के साथ थी, बल्कि इनके अपने अपने एजेंडाज थे, वो आज सर्व नहीं हो रहे, तो ये अलहदा खड़े। एक तो ये वैसे कि मतलब है कि फेयर प्ले का तकाजा ये है कि इन लोगों का आपको हम ख्याल ग्रुप नहीं बल्कि मफाद ग्रुप, परस्त ग्रुप के तौर पे अपने आप की शिनाख्त करवानी चाहिए। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये वो लोग हैं कि जो जिस वक्त हवा चली थी कि शायद अब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ रही है, तो पाकिस्तान में आपको पता है ना कि बहुत सारे लोग इसी बुनियाद से उस पार्टी का टिकट लेते हैं और उनका जहन इसी तरह बना होता है कि इक़्तिदार में आएंगे और उसके बाद अपने जो पर्सनल और इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं उनको वो सेफ गार्ड करेंगे, सर्व करेंगे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो जहांगीर तरीन साहब के साथ भी लोग मिले, उनकी भी सियासी आप जो जिंदगी के ऊपर नजर दौड़ाएं तो कभी वो किस पार्टी के साथ खड़े थे तो कभी किस पार्टी के साथ खड़े थे, अब वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। और इसके अलावा जो नया ग्रुप भी वजूद में आया है तो ये भी वो लोग हैं कि जो आज़ाद हैसियत में या तो इलेक्शन लड़ते रहे या मौसमों की तब्दीली के तहत उन्होंने पार्टियां तब्दील की हैं। तो मेरा ख्याल में अब इनको हम ये तो नहीं कह सकते कि इनके दिल में इलाके के लोगों का दर्द है और ये समझते हैं कि जिन्होंने इनको वोट दिए है उनकी जिंदगियों के अंदर बदलाव लेके उनके जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल किया जाए। हरगिज़ ऐसा नहीं है। इनको लगता है कि अब क्योंकि ब्लैकमेलिंग का मौसम चल पड़ा है और कुछ लोग अगरचे वो जहांगीर तरीन साहब के साथ भी ज्यादा सिंसियर नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको इस्तेमाल करके अपने लिए वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इन लोगों ने भी उसी राह को अपनाया है और कोशिश ये कर रहे हैं कि इसके नतीजे में अगर तरक्याती फंड मिल जाते हैं, कोई और पोजीशन मिल जाती है तो बड़ी अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल में उसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़े हैं। इससे हमें ये हरगिज़ तवक्को या उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बुनियादी तौर पे ये बड़े जमहूरी लोग हैं, ये बड़े अवामी हकीकी नुमाइंदे हैं और ये इलाके के लोगों की खिदमत करना चाह रहे और मुल्क के अंदर किसी हकीकी जमहूरियत को रायत करने के लिए बाहर निकले हैं। तो अब देखना यह है कि खान साहब
और जिन्होंने पहले ग्रुप को कहीं के नहीं लगता हमें है उनका कहीं मैनेज कर लिया है, इसको भी शायद कर लें। और दूसरी अहम बात, आपको अरसलान इल्म है इस बात का कि इस मुल्क के अंदर जब तब्दीली की हवा चलती है तो उस हवा का आगाज रावलपिंडी से होता है। तो मेरा ख्याल में जब तक कुछ झोंके रावलपिंडी से नहीं उठेंगे तब तक जितने भी ग्रुप बनते रहे कुछ भी नहीं होने वाला। इमरान खान से इंतजार में रहेंगे। राइटली सेड। शहजाद साहब पॉइंट आ गया। मैं जरा ताहिर मलिक साहब की भी राय क्विकली ले लूँ। मलिक साहब, आप कैसे देखते हैं, ये कोई बजट में कोई मसला होगा, कोई खतरा हो सकता है, या ये सेटल हो जाएंगे ये सारे के सारे ग्रुप्स? एक तो ये कि इमरान खान साहब की पार्टी के मंशूर में, इंतखाबी मंशूर में था कि हम तरक्याती फ़ंड का बाब जो बंद कर देंगे, ये करप्शन का सोर्स है और इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन फिर हमने देखा कि वो बाब बंद ना हो सका। अब बजट के मौके पे जब हुकूमत की वैसे एक वीक पोजीशन है और जो गवर्नेंस का स्टाइल है उसके अंदर इमरान खान साहब अपनी कैबिनेट के चंद लोगों को टाइम देने और फोकस देने के अलावा बाकी पार्लियामेंट के जो उनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी है उसको इग्नोर करते हैं। और जो अरकान असम्बली हैं उनके हस्बे मंशा पटवारी के, पुलिस के, एक्सियन के, उनके तबादले भी नहीं हो रहे और तरक्याती फ़ंड भी जारी नहीं हुए। अब इन अरकान असम्बली पे प्रेशर है कि एक तरफ तो हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वो भी मिक्स है, दूसरी तरफ वो हल्के के अंदर जो उनको एक तासर है कि हम इक़्तिदार की पार्टी हैं, तरक्याती फ़ंड है, वो भी नहीं है। तो बजट से पहले हर दफ़ा ऐसे होता है कि अरकान असम्बली दबाव डालते हैं और कुछ मनवाते हैं। तो इस वक्त उन्हें पता है कि एक ओपनिंग जहांगीर तरीन ग्रुप की है और इसके अंदर हमें भी अपना दबाव डालना चाहिए, तो ये एक दबाव का मैयर है। और फिर हमने ये भी देखा कि तरीन ग्रुप के लोगों की वज़ीर आला से मुलाकात हुई, फेडरल मिनिस्टर से मुलाकात हुई, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। तो एक आपने रास्ता बता दिया कि अगर आप फोकस चाहते हैं, टेंशन चाहते हैं, तरक्याती फ़ंड चाहते हैं, तो आप मीडिया के ज़रिए और एक अपना अलहदा ग्रुप बना के हुकूमत से वो चीज़ें मनवा सकते हैं। तो ये प्रेसिडेंट जो ज़्यादा है वो अच्छा नहीं है। और वैसे भी राब्ते और जो जायज़ पार्लियामेंटेरियन, अगर प्राइम मिनिस्टर जैसे मैंने पहले कहा, जिससे साबिक वज़ीर आज़म गिलानी जो थे वो बाकी खामियों के बावजूद पार्लियामेंटेरियन अच्छे थे, तो वो रेगुलरली अटेंड करते थे और जो वज़ीर आज़म का चैम्बर है, ऑफिस है, उसमें उन्हें पार्लियामेंटेरियन मिलते थे, उनकी एक्सेस बड़ी होती थी। इस वक्त जो एक आम पार्लियामेंटेरियन है हमें मिलते हैं, वो प्राइवेटली कहते हैं कि हमारी एक्सेस ही नहीं। वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने वो एक्सेस ब्लॉक किए। राइटली सेड। एक रास्ता दिखा दिया, वो एक्सेस ब्लॉक है। और इस वक्त ज़ाहिर है अब जो भी इत्तेहाद बनाएगा, इकट्ठा होगा, साथ खड़ा होगा, वो अपनी बात मनवा सकता है। और जो तमाम तर चीज़ें जिनकी शायद मुखालिफ रहे थे खान साहब, आज उनको अंडर प्रेशर या प्रेशराइज़ करके वो तमाम तर चीज़ें उन्हीं के लोग उनसे करवा रहे हैं और ये उस निज़ाम का ही कहीं ना कहीं हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब देखना है कि इन हम ख्याल लोगों को किस तरह से ये राज़ी करते हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।